बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं जन्नत जमशेद। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का आज 20वां रोज़ा है और दूसरा अशरा अपनी रहमतें लुटाकर रुखसत होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत और आफियत से होंगे और माह रमज़ान की बरकतों से फैज़याब हो रहे होंगे। आज नाजरीन, हम इस्लाम की तारीख के सबसे रोशन, सबसे मुबारक और सबसे इनकलाबी दिन को याद कर रहे हैं, जो रहमत, मग़फ़िरत और फ़तह की सबसे बड़ी अलामत है। वो दिन जिसकी बशारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही दे दी थी। सूरह फ़तह में इरशाद बारी ताला है कि बेशक हमने आपको खुली फ़तह अता की। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ़तह मक्का की। आज का दिन सिर्फ एक फतह नहीं बल्कि इंसानियत की मेराज और रहमत का मीनार है। आज के दिन जुल्म की अंधेरी रात खत्म हुई, रोशनी का नया सवेरा तलू हुआ। आज के दिन वो कफ़ारे मक्का जिन्होंने बरसों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानसार सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, आजिज़ी से सर झुकाए खड़े थे। आज के दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम का झंडा नहीं बल्कि अफ़्व दरगुजर का परचम बुलंद किया। आज के दिन दुनिया ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन किसी जमीन पर कब्जा करने का नहीं बल्कि दिलों को जीतना था। आज के दिन अल्लाह के महबूब रसूल रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातह बनकर मक्का में दाखिल हुए। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए वही मक्का जिसके बाजारों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, वही गलियां जहां आप पर कूड़ा फेंका गया, वही सरजमीन जहां पर आपको कत्ल करने की कोशिश की गई, और वही लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें और तकलीफें पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ी और आपको घर से निकाल दिया। आज सब के सब सर झुके हुए हैं, आंखों में खौफ है, मगर तारीख ने वो मंजर भी देखा जो कयामत तक के लिए एक मिसाल बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के बाद जब मक्का में दाखिल हुए तो फरमाया, आज रहमत का दिन है, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये वो अल्फाज थे जो इंतकाम के प्यासे लोगों के लिए रहमत और मोहब्बत का पैगाम बन गए, जिसने तारीख बदल दी। ये वो लम्हा था जब ताकतवर ने कमजोर को माफ किया और दुनिया ने पहली बार हकीकी अदालत, इंसानियत और रहमत का मफहूम समझा। आज भी फतह मक्का हमें यही सिखाता है कि ताकतवर वो नहीं जो बदला ले, बल्कि असल ताकत तो वो है जो माफ कर दे, सब्र करे, मोहब्बत से दिलों को जीत ले। यही है इस्लाम का असल चेहरा, यही है मोहसिन इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल पैगाम। फतह मक्का के तारीखी, रूहानी और इंसानी पहलुओं को उजागर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी साहब। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन में। सर, सबसे पहले हम अब फतह मक्का के पस मंज़र पर बात कर लेते हैं। 10 साल पहले का अरसा जब आपको कलीद बरदार ने चाबियां देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि कोई और होता तो मैं अंदर जाने की, ज़ियारत करने की इजाज़त देता, लेकिन आपको नहीं दूंगा। सर, क्या असबाब थे, ज़रा इन पर रोशनी डालिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़ैर साहब, 6 हिजरी में फतह मक्का का वाक़या 8 हिजरी का है जी। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का वाक़या हुआ। मुसलमान मदीना मुनव्वरा से उम्रे की नीयत से आए थे, एहराम बांध कर आए थे और उनका जो सामान था, जंगी सामान, वो अव्वल तो किसी के पास था नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो भी बंद था। तो उस वक्त सहाबाए कराम ने इस बात पर ये बात कही कि जी क्या हम कमज़ोर हैं, क्या हम हक पर नहीं हैं, क्या हम एक अल्लाह पर हमारा यकीन नहीं है, क्या हम उस अल्लाह की खातर नहीं निकले। इवन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पर बात कही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तसल्ली दी कि ये इसी तरह से ही बात है। इसके जो फतह सुलह हुदैबिया के नुकात थे, उनमें एक नुक्ता ये था कि जो कबीला या जो शख्स भी मुसलमानों के साथ मिलना चाहेगा उसको आज़ादी होगी, जो मुशरिकीन मक्का के साथ मिलना चाहेगा उसको भी आज़ादी होगी। मैं बाकी तो नुकात, चूँकि ये इस नुक्ते का असर जो गज़वा है जी फतह मक्का का, उस पर आता है। इसमें यह हुआ कि बनु खुज़ैमा ये कबीला एक जो मुसलमानों का हलीफ बना,
और बनु बकर, इन दोनों कबीलों की आपस की पहले भी चपकलश थी। ये मुशरिकीन का हलीफ बना। जब ये सुलह हो गई और लोग अमन में आ गए, खतरात टल गए, तो बनु बकर ने बनु खुज़ैमा पर हमला कर दिया और उसमें उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। उसमें ये हुआ कि कुरैश ने भी उनकी मदद की और एक लफ्ज़ हलाशेरी भी दी उन्हें, और उसमें उनका बहुत नुकसान हुआ। फिर ये हुआ कि बनु हुज़ैमा के कुछ लोग हाज़िर बारगाह हुए, मदीना मुनव्वरा आए और उन्होंने आकर दुहाई दी कि ये आपकी सुलह के ये नुकात थे, तो क्या उसमें आप हमारी मदद नहीं करेंगे? तो आपने मदद का वादा फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद का वादा फरमाया। वो लोग वापस आ गए। उसके बाद आपने हुक्म दिया लश्कर की तैयारी का। ये रमज़ान की 8 हिजरी की बात है। सही। और उसमें यह ताकीद फरमाई साथ कि इसकी खबर मक्का में मुशरिकीन को, कुरैश को नहीं होनी चाहिए, ताकि जब हम यकदम उन पर पहुंचे तो एक उनमें हैरेसमेंट भी आए। बड़ी राजदारी से इसकी राजदारी से। सही। इसमें एक वाकया भी हुआ दरमियान में, मैं वो गुजारिश करता हूँ कि उसमें इस वाक़े के साथ भी और वैसे भी रमज़ान के हवाले से भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को तलब फरमाया और इरशाद फरमाया कि फ़लाँ मकाम पर चले जाओ, वहाँ एक औरत है, औरत मिलेगी तुम्हें, उसकी बाकायदा निशानियाँ वगैरह, और उसके पास एक रुक्का है। ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने साथियों के साथ गए, उस मुकाम तक पहुँचे, औरत मिल गई। जब उससे रुक्के का पूछा तो उसने इनकार कर दिया। आपने उसको थ्रेट किया तो उसने रुक्का निकाल के दे दिया। हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इन्होंने रुक्का देकर भेजा था। अच्छा। और उसमें जब तलब फरमाया गया इन्हें, तो ये कुरैश मक्का को इतला दी गई थी कि मुसलमान इस तरह तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने उज़र एक दिया जो कबूल हो गया उज़र उनका। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाल ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि ये बदरी साहबा में से, यानी बदर में जंग करने वाले, गज़वा बदर में शामिल होने वालों की ये हैसियत कि इतना बड़ा ब्लंडर, इतनी बड़ी गलती वो माफ़ फरमा दी। वो रीज़न जो उन्होंने दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा ली। वो ये एक बात हुई। ठीक है। उसमें ये हुआ कि मुसलमानों का लश्कर जब मक्का के करीब पहुंचा तो मर्र ज़ोहरान जगह है, ये नशेब में है मक्का से, और वहाँ आप आके ठहरे। अब कुर्बान जाइए उस ज़ात मुबारक के कि जिनका नाम ही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने एक जंगी हिकमत अमली के तहत हुक्म दिया कि हर 10,000 का लश्कर था, और ये इरशाद फरमाया कि हर कोई अपना चूल्हा अलहदा जलाए, कि ऊपर से अगर देखेंगे लोग तो उन पर हैबत हो, तो ये तो बहुत बड़ा हिकमत अमली थी ये बात। बल्कि मैं एक छोटी सी बात मिस कर गया दरमियान में। ये जब दो कबीलों का ये मामला हुआ जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को ख़त लिखा और उसमें आखिरी पॉइंट ये दिया कि फिर मुआहदा मनसूख समझा जाए। तो कुरैश मक्का ने अपने उसमें ईगो में आके वो कह दिया कि मुआहदा ख़त्म। उसके फ़ौरन बाद इनमें एहसास हुआ होगा कि ये क्या कर बैठे, तो अबू सुफियान आया फिर, लेकिन उसको माफ़ी नहीं मिली या मुआहदा रिन्यू नहीं हुआ। ये दरमियान में मैं बात मिस कर गया था। इसमें वो जब मर्र ज़ोहरान में जी चूल्हे जलाए गए, सब जी चूल्हे जलाए गए, अबू सुफियान फिर आया वहाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ तो आपने बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई। तो वो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर आया। उससे पहले उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से सिफारिश करवाने की कोशिश की, सब ने ना कर। फिर वो हज़रत अब्बास को लेकर आया साथ और खच्चर पर उनके साथ बैठ गया। उनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर था और लोग जो देखते थे वो इस बात पर कि ये खच्चर पर सवार है उसको आने दिया।
ये मामला हो गया, लेकिन वो माफ़ी नहीं मिली उसे। ये हुआ कि वो लश्कर देखकर हैबत ज़दा हुआ और वो मुसलमान हो गया वहाँ। अबू सुफियान वहाँ मुसलमान हुआ। उसके बाद आपने दिन वहाँ क़याम फरमाया, लोग आते रहे, देखते रहे। अगले दिन आपने मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ असहाब को, 3 असहाब को 3 लश्कर फरमाए, उनको मक्का के लिए एक मकाम मुतय्यन फरमा दिया कि वो वहाँ तक पहुँचे। एक जगह सिर्फ, और उसी में जब ये अबू सुफियान आया था जी, तो उसको एक ये कर दिया कि जी मक्का में जो शख्स अबू सुफियान के घर में चला जाएगा, हरम काबा में चला जाएगा, या अपने घर में हथियार बंद होकर बैठ जाएगा, उसको अमान मिल जाएगा। उससे तारुज़ नहीं किया जाएगा, उससे कोई बात नहीं की जाएगी, उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, या कोई भी उससे मुआवजा नहीं लिया जाएगा, या कुछ कोई से बात। सिर्फ एक जगह जब आप लश्कर आपका मक्का में दाखिल हुआ तो एक जगह पर हज़रत खालिद बिन वलीद का जो लश्कर था उसके साथ कुछ लफंगे किस्म के कुरैशी जो थे उन्होंने पंगा किया, और उसमें 2 मुसलमान और 3 मुसलमान की भी रिवायत है, और 13 मुशरिकीन मारे गए। ये एक सिर्फ हुआ। इसके अलावा उस पूरे गज़वा में, पूरी जंग में, फतह मक्का में और कोई खून नहीं बहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, जो जगह मुअय्यन की गई थी हजून वाली साइड पर, वहाँ आके आप, और फिर आप उसके बाद हरम काबा में तशरीफ़ लाए। हरम काबा में आके 360 बुत रखे हुए थे, आपके हाथ में छड़ी थी, और उसको वजाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, ये हक आ गया, बातिल भाग गया, दफा हो गया, मिट गया, और बातिल को यकीनन मिटना ही है। बेशक बेशक। और सर इस मौके पर ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि रहमतुल्लिल आलमीन जिन्हें बनाकर भेजा गया, फिर फतह मक्का के मौके पर जब सब कुछ कर सकते थे, सब कुछ दस्तरस में था, इख्तियार में था, यानी ये कहें कि इशारा अब्रू के मुंतज़िर थे यकीनन। तो सर अफो दरगुजर का मामला, इसमें मैं फिर थोड़ा सा ये दरमियान में बात के बुत जो रखे हुए थे खाना काबा में, 360 बुत रखे हुए थे जी, वो बुत आप छड़ी से ज़रब लगाते जाते थे। फिर हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हुक्म फरमाया कि इन बुतों को तोड़ दें। खाना काबा के अंदर तस्वीर बनी हुई थी जी, उन तस्वीर को मिटाने का हुक्म दे दिया। आपने अंदर नवाफल अदा किया, नमाज पढ़ी दरवाज़ा बंद करके, फिर आप तशरीफ़ लाए दरवाजे पर, और जिस तरह से रिवायात में है कि दोनों पटों को दरवाज़ा हाथों से पकड़ के, और कुरैश मक्का जितने थे वो सारे सहने काबा में, हरम में जमा थे सारे। सही। उस वक्त आपने पूछा कि मैं तुमसे बताओ, मैं तुमसे क्या सलूक करूंगा, मैं तुमसे क्या सलूक करने वाला हूँ। तो तमाम ने ये कहा कि आप अच्छे भाई के बेटे हैं, आपसे हमें रहम करम की उम्मीद है। तो आपने ये बात इरशाद फरमाई कि जिस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को ये बात कही थी कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि जाओ आज तुम पर कोई मुआवजा नहीं है, भाग जाओ, दफा निकल जाओ, तुम आज़ाद हो आज। हालांकि उस वक्त ये जो उस वक्त का जंगी असूल था, मालो दौलत उनका ले लेना, उनको कैदी बना लेना, गुलाम बना लेना, बेच देना, ये रिवायात थी वहाँ की, लेकिन उन सबको आज़ाद कर दिया। उसके बाद ये भी हुआ कि आप मरवा पर फतह मक्का से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। आजकल तो हम इंसान दूसरे इंसान को माफ़ नहीं करते, दिलों में कदूरतें रखते हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने वहाँ पर सबको माफ़ कर दिया। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने फतह मक्का का पस मंज़र हमें बताया। तो हमारे साथ नात खां उस्मान चिश्ती भी मौजूद हैं, जो कि नात पेश करेंगे। उस्मान, बिस्मिल्लाह कीजिए। दिल में हो तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो,
खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहे, कब वो चाहे, कब वो चाहे ये मेरी हश्र में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी गो तन्हाई हो। कभी ऐसा ना हुआ के करम के सदके, कभी ऐसा ना हुआ के करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले न भीकाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका। तो ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे इफ्तार पकवान, जिसपे हमारे साथी एंकर नजफ राजा और शेफ अनम शेख आज की लजीज और मज़ेदार इफ्तारी बनाएंगी, और आप देख सकेंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम। सुनो रमज़ान ट्रांसमिशन की खसूसी इफ्तार पकवान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ नजफ राजा। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ये रमज़ान आपके लिए और हमारे लिए बेहतरीन दुआ करती हूँ साबित हो। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुनो किचन में, जहाँ पे हमारे साथ डिफरेंट ब्रांड्स ने ताउन किया है। हमारे साथ है सबरोसो, 7up मिक्सेस, डालडा, इसके साथ साथ ऑलपर्स भी है, और मैं लाइफ बॉय से हैंड वॉश करके सुनो किचन में आई हूँ क्योंकि आपके लिए बेहतरीन किस्म की अफ्तारी बनानी है। और इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, हमारे साथ विम ने भी ताउन किया है, क्योंकि इफ्तारी के बाद वो जितने ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं ना, तो वो आपने विम से वॉश करने बेहतरीन वॉश होंगे। तो आज बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको टेबल पे नज़र आ रहे होंगे। अपनी रेसिपी क्या है, क्या बनाने वाले हैं, ये तो अपनी शेफ से ही जानते हैं और उनको दावत देते हैं सुनो किचन में। अस्सलाम वालेकुम अनम शेख। वालेकुम अस्सलाम शेख, कैसे हैं आप? हाला हबीबी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बनाने वाली? इतने फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही क्विक बनने वाली है। दोनों, अच्छा देखिए, जितने इंग्रेडिएंट्स पड़े ना, इतना यकीन माने टाइम नहीं लगना। अच्छा, ये बस वैसे इंग्रेडिएंट्स देख के आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। अच्छा। आज की जो रेसिपी है, मुझे लगता है कि आपका दस्तरखान जो है ना, इसके बगैर इनकम्प्लीट है। आज हम ऑल पर्स के साथ बनाने जा रहे हैं। बेसिकली
हम बनाएंगे क्रीमी फ्रूट चाट, और उसके साथ जो दूसरी रेसिपी बनाएंगे जो कि हम सबरोसो यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम बना रहे हैं फेतुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता विद क्रिस्पी चिकन पॉपर्स। अरे वाह, जबरदस्त। चलें अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेश फ्रूट्स के अंदर बनाना जाएंगे, थोड़े से ग्रेप्स ऐड करेंगे, एप्पल जाएगा, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डेट्स जाएंगी, नट्स जाएंगे इसके अंदर। और ये बड़ी ही, मैं आपको ये कहूँगी कि ये एक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही अच्छी चाट है। आप इसको जो है अपने घर में एंजॉय करें। और आपको पता है कि ऑल्पर्स ने हमारी ज़िंदगी इसमें काफ़ी हद तक जो है हम वो ये आसान कर दी। चाट बनाने वाले हैं विद ऑल्पर्स। और ऑल्पर्स की बात की जाए तो हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से 100% गुडनेस ऑफ मिल्क आपको मिलता है, और इसके ज़रिए आप सुबह अपनी बेहतरीन बना सकते हैं ऑल्पर्स के थ्रू। और इस वक्त अनम जो है ऑल्पर्स के पैकेट्स को खोल रही हैं ताकि हम उनको बोल के अंदर डाल सकें। बिल्कुल। और आपके लिए क्रीमी फ्रूट चाट तैयार कर सकें। अच्छा जी, हम इसके अंदर तकरीबन 2 कप के करीब जो है ऑल्पर्स की क्रीम यूज़ करेंगे। साथ में हम स्वीटनिंग के लिए इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो इसको शुगर के साथ, हनी के साथ, ब्राउन शुगर के साथ या स्टीविया के साथ जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे एक ऑल्पर के रैक में से एक और क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से जो है एक और ऑल्पर की क्रीम उठा लेती हूँ। और अब हम इसको लेकर आते हैं और इसको भी इसके अंदर ऐड करते हैं। साथ ही हम इसके अंदर जो है मिनिमम स्पाइसेस जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ी सी सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि शुगर को हमने कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा जो है इसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट डालना ज़रूरी है। तो ये जितना जो मैं भी ये एक लिक्विड हम रेडी कर रहे हैं क्रीम बेस्ड, वो आपके जो जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उसके लिए बड़ा ही कन्वीनियंट होगा। राइट अवे आपने क्या करना है, सिर्फ मिक्सिंग करनी है, दैट्स इट। और आपने उससे पहले थोड़ा सा काम आपके लिए होगा कि आपने फ्रूट्स की कटिंग करनी है, उनको वॉश करना है प्रॉपर तरीके से, क्वांटिटी बोल के अंदर डालनी, ये काम होगा। और उसके बाद मिक्सिंग करनी है उसी तरह जिस तरह अभी अनम आपको बताएगी। सबसे पहले क्रीम डालेंगे बोल के अंदर, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। 1 कप के करीब कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू है अपने फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो कम ऐड कर ले, ज़्यादा पसंद है तो बेशक 1.5 या 1/4 टीस्पून और भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। तो वैसे तो ये बिल्कुल इस रेसिपी के लिए ऑथेंटिक होगा। अगर आपको मज़ीद ज़रूरत है मिठास की तो वो, क्योंकि अब फ्रूट्स की अपनी भी मिठास होती है। मैं यहाँ से ज़रा स्पून ले लूँ 1-2 जी ज़रूर। और ये हम ऐड कर लेते हैं स्पून्स। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर। बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर ब्लैक पेपर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट टू गिव अ फ्लेवर। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1/4 टीस्पून के करीब मैं ऐड कर रही हूँ सिर्फ। एक जो है क्योंकि हमने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड किया है तो सिर्फ उसको बैलेंस करने के लिए। और कभी कभी है ना सॉल्ट जो है शुगर को थोड़ा सा एनहांस भी करता है। जी बिल्कुल, एनहांस भी करता है। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से इसका लिक्विड बैटर बना लेना है और फिर आप इसको करें मिक्स मिक्स मिक्स। सिंपल। अब मैं यहाँ से एक बाउल ले लेती हूँ, थोड़ा डीप बाउल लेंगे हम, और उस बाउल के अंदर हम ऐड करेंगे अपने फ्रूट्स के तकरीबन 2 से 3। हम इसके अंदर एप्पल ऐड करें, पील कर लिया है हमने, स्किन रिमूव कर दी है इसकी। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे थोड़े से हमारे जो कैन फ्रूट्स होते हैं, आपने इसका सिरप जितना भी है वो सारा रिमूव कर देना है। कॉकटेल ले सकते हैं, उस कैन के अंदर आपको हर तरह का फ्रूट मिल जाएगा, पाइनएप्पल भी होगा, चेरी भी होगी, और साथ में इसके अंदर बनाना चले गए, बनाना डाल दीजिए। और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉबेरीज को कट करके, और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जब थोड़ी सी जो है मैं इसकी अपनी जो ये है सॉस है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ऑलपर्स का मिल्क, लाइक सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इफ्तार की महफिल अधूरी लग रही है, एक और कप टपाल दानेदार का भी इंतजाम कर लें। बस कुछ देर और फिर इफ्तार के बाद चाय का पहला घूंट लेने का मजा ही कुछ और है। अच्छा जी, अब यहाँ से उठा लेते हैं अपनी चीज़ें और उसके बाद अपने फ्रूट्स को कर लेते हैं कट ज़रा, ताकि जो है स्ट्रॉबेरीज़ हम इसके अंदर जो है वो आराम से डालें। और आप जो है अपनी मर्ज़ी से स्ट्रॉबेरी को थोड़ा ज़्यादा भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि जिस शेप में आपने अपने फ्रूट्स को कट किया है उसी ही शेप के अंदर आप फिर मेंटेन रखें उस शेप को, सारी शेप बैलेंस नजर आए, कोई ज़्यादा छोटा या बड़ा ना नजर आए। राइट अवे बस हमने अब क्या करना है कि इसको जो है मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग के बाद जो है हमारी
जो क्रीमी फ्रूट चाट है वो हो जाएगी रेडी। और उसके ऊपर हम थोड़े से नट्स और थोड़े से क्या कहते हैं, मैं नट्स में इसमें बादाम यूज़ कर रही हूँ और साथ में वॉलनट्स यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसके अंदर डेट्स ऐड करूँगी और साथ में जो है हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो हमारी जो क्रीमी फ्रूट चाट है वो रेडी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अनम अभी अपनी फ्रूट चाट बना रही हैं, क्रीमी फ्रूट चाट, जिसके बारे में उन्होंने आपको बता दिया कि कटिंग कैसी होनी चाहिए, मिक्सिंग क्या होगी, क्रीम जो हमने बनाई है उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी मिकदार में डलेंगी। बस अब आपका काम है कि आपने मिक्स करने। हमारी क्रीमी फ्रूट चाट हो गई है तैयार, जिस पर अनम मजीद गार्निशिंग करेंगे। क्योंकि अनम को कलर्स पसंद है और गार्निशिंग बहुत अच्छी लगती है, जो कि सबको पसंद होनी चाहिए। जहाँ पे आप फूड में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन पे भी मेहनत होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो है हमारी क्रीमी फ्रूट चाट हो गई है रेडी, जो कि हमने ऑलपर्स के साथ बनाई थी। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड पे और इसको रख देते हैं। आप चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। और अगली रेसिपी जो है हमारी फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता विद क्रिस्पी पॉपर्स। नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ ये जिद्दी गहरे दागों को कपड़ों की तह में जाकर खींच निकाले। जिद्दी दाग जैसे कि केचप, चाय, कॉफी, करी, सालन, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह जो कपड़ों की तह में चले जाते हैं। नया सर्फ एक्सेल अपनी डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ इन जिद्दी गहरे दागों को कपड़ों की तह से खींच निकालता है। तो इन जिद्दी गहरे दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। तो एक तरफ जो है हम दोनों फ्लेम को कर लेते हैं ऑन और यहाँ से जो है अपना काम को करते हैं स्टार्ट। अब नजफ करके देंगी मुझे क्रिस्पी पॉपर्स फ्राई। और क्या कहते हैं, देखिए सबरोसो ने कहा हमने रॉ चिकन को लेना था, उसको कुक करना था और उसकी मैरिनेशन अलहदा करनी थी। तो अभी हम डायरेक्टली सबरोसो से बाय कर सकते हैं चिकन पॉपर्स। आप उसको फ्राई कीजिए और इस पास्ता में यूटिलाइज कीजिए। जी, ये रहे आपके क्रिस्पी पॉपर्स। आपकी फैसिलिटी के लिए जो है मैंने पैक को ओपन कर दिया है, बाकी आप खुद ओपन कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो रेसिपी है, जो कि है क्रीमी अल्फ्रेडो फेटुचीनी पास्ता विद क्रिस्पी पॉपर्स। इसके अंदर तकरीबन हम 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो ऐड करेंगे बटर। और बटर के साथ हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा जो है डालडा कुकिंग ऑयल। अगर आप इसमें भी थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर दें, बस थोड़ा सा और दैट्स इट। ये जब तक जो है थोड़ा सा ये जो हो रहा होगा, जब गर्म हो रहा होगा, तो हम इसको जो है मीनवाइल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जितना भी जो है हमारे पास गार्लिक, तकरीबन 2 से 3 क्लोव्स हैं हमारे पास, और उसको करेंगे अच्छी तरीके से चॉप। और चॉप करने के बाद जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। नया विम बार मामूली बार के मुकाबले में निकाले चिकनाई आसानी से लीमू और नमक की डबल पावर के साथ। नया विम बार से चिकनाई का मुकम्मल खात्मा और नया विम बार चले और भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। और दोनों तरफ हमने डाला है डालडा, क्योंकि जहाँ ममता वहाँ डालडा। और डालडा और माओ का जो साथ है वो 80 साल पुराना है। हम बहुत टाइम से डालडा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे बेनिफिट्स फराहम करता है। बिल्कुल। और इसमें जो है बिल्कुल हम थोड़ा सा रफली चॉप जैसे होता है लहसुन, वैसे डालेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी जो है हमारी दोनों ही तकरीबन जो है वो मिल्क बेस्ड एंड आप उसे कह लें कि जो है क्रीम बेस्ड है। और इसके साथ साथ जैसे कि हम आपको बहुत सारे शोज़ में बता भी चुके हैं कि ऑयल को में आपने फ्रोज़न प्रोडक्ट्स एकदम से नहीं डालनी है, 1 बाय 1 करके डालें। अगर आप एकदम सारी डाल देंगे तो उससे ये होगा कि ऑयल का जो आपका टेम्परेचर है वो एकदम से डाउन हो जाएगा। मैंने फ्लेम को लो रखा है ताकि ये कुक हो सके। जी, और इस तरफ जो है हमारा गार्लिक वो भी अच्छे से कुक हो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा कुक हो जाएगा मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर दूंगी। मैदे के साथ इसके अंदर सीजनिंग जाएगी। सीजनिंग में इसके अंदर मिक्स हर्ब जाएंगे, थोड़ा सा वाइट पेपर जाएगा, पिंक सॉल्ट यूज़ करेंगे, चिकन क्यूब्स जाएंगी इसके अंदर।
थोड़ा सा जब मिल्क हम ऐड करेंगे, ग्रेजुअली मिल्क ऐड करते जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर तकरीबन कितना जो है हमने मिल्क ऐड किया। वैसे 2 से 3 ग्लास जो है इजीली इसके अंदर मिल्क चला जाएगा। बिल्कुल ठीक। और फिर लास्टली हम इसके अंदर जो है क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसके अंदर फेतुचीनी पास्ता डालेंगे और उसके बाद जो है हम इसके अंदर सॉस बनाते वक्त ही हम चीज़ ऐड कर देंगे, पास्ता डालेंगे, कुक करेंगे, फटाफट जो है बेसल लीव्स डालेंगे और हमारा जो क्रीमी अल्फ्रेडो फेतुचीनी पास्ता है रेडी हो जाएगा। उसको टॉप अप करेंगे हम क्रिस्पी पॉपर्स के साथ। ये बिल्कुल देखें लाइट गोल्डन ब्राउन होने ये शुरू हो गए हैं और अब मैं इस टाइम के अंदर इसके अंदर ऐड कर दूंगी तकरीबन जो हमारा फ्लावर है जो कि है मैदा, तकरीबन हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में जो है वो रेसिपी कुक कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं तो आप फिर थोड़ा कम ऐड कर लें, अगर वो ज़्यादा कर रहे हैं, कम बना रहे हैं तो उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब नीचे कर लेंगे फ्लेम को बिल्कुल लो और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑल पर्पस का मिल्क। थोड़ा सा जो है मैदे का बेसिकली हमने कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑल पर्पस मिल्क और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जितनी भी हमें सीजनिंग की ज़रूरत है। तो ये चला गया इसके अंदर ऑल पर्पस मिल्क और तकरीबन पहले हम 1 गिलास ऐड करेंगे, फिर मुझे अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर इसके अंदर और ऐड कर लूँगी। हर नेकी का पहला कदम लाइफ बॉय से हाथ धोना। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले चिकन क्यूब। आपने उनको थोड़ा सा मैश करके डालना है ताकि अच्छे से वो सब में बैलेंस हो जाए। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, बिल्कुल ½ टीस्पून के करीब, क्योंकि आपने इसके अंदर जो है वो भी ऐड किया है, चिकन स्टॉक भी ऐड की है और साथ में इसमें वाइट पेपर जाएगा और थोड़ा सा हम इसके अंदर गार्लिक पाउडर भी ऐड करेंगे, साथ में इसके अंदर ब्लैक पेपर जाएगी थोड़ी सी। अच्छा, स्पाइसेस जो है आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं, कम ज़्यादा करने का ऑप्शन आपके पास है। थोड़े से हम इसके अंदर मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे, थोड़े से ऊपर के लिए बचा लेंगे। साथ ही हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी चेडर चीज़ और चेडर चीज़ डालकर हम इसको कुक करेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर जो है थोड़े से जो है मशरूम्स ऐड कर देंगे, तकरीबन ½ कप के करीब। आप चाहें तो मशरूम्स को लाइट सौते भी कर सकते हैं या इस तरह डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है 1 गिलास के करीब मिल्क और ऐड करूँगी ऑल पर्पस का और ये चला गया इसके अंदर मिल्क। और अब हम करेंगे इसके अंदर चीज़ डालेंगे और चीज़ डाल के हम इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ कुक करेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना मज़ेदार किस्म का जो कि हमने बॉईल किया हुआ है फेतुचीनी पास्ता। तो हमारा जो है वो अल्फ्रेडो क्रीमी अल्फ्रेडो फेतुचीनी पास्ता रेडी हो जाएगा क्रिस्पी पॉपर्स के साथ। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चीज़, ½ चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। दैट्स इट। उसको थोड़ा सा चीज़ी क्रीमी बनाने के लिए बस इसको एक बॉईल आएगा तो मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूंगी। आप अगर मुझे वो पास्ता वहाँ से पकड़ा देंगी तो मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फेतुचीनी पास्ता। बेसिकली फेतुचीनी इस शेप को कहते हैं फेतुचीनी, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता। अब आपने इसको कितना सॉसी रखना है ये आपके ऊपर अपने पे है। आपको ज़्यादा सॉसी पसंद है तो ज़्यादा सॉस ऐड कर लें, कम सॉसी पसंद है तो इसको इस वक्त में जो है आप ड्राई कर लें। और ये हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो गया है। मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से जो है हमारे बेसल लीव्स। और यहाँ पे जितने ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी पॉपर्स जो हैं वो हो रहे हैं फ्राई, तो ये साथ में इसमें कलर ऐड करने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े से बेसल लीव। और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ कलर ऐड करने के लिए नहीं, बेसिकली ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप ड्राई बेसल लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल हैं अगर आपको पसंद है। रिफ्रेशिंग एक फ्लेवर भी आता है, टेस्ट भी आता है और एक वो जो अरोमा है ना इन लीव्स का वो बहुत बेहतरीन होता है। बिल्कुल। और अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। दूसरी तरफ फिर हमारे पॉपर्स फ्राई हो जाएंगे, हम उसको डालेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, हम इसको एक्सेस जितना निकलना है पहले निकल जाए और फिर हम इसको अपने प्लेटर में ऐड करेंगे ताकि जो है हमारा प्लेटर नीट एंड क्लीन रहे। आप अगर स्मेल करें तो चाहिए दूसरा स्पून? नहीं, अगर आप स्मेल करें तो देखें कितनी अच्छी जो है गार्लिक की खुशबू जो है इसमें से आ रही है।
और इसको जो है अब और हम वैसे भी फूड बहुत फैसिनेटिंग और टेम्पटिंग लगता है जब उसके अंदर से स्टीम उठती है और एक अरोमा आता है। बिल्कुल। वो एक अलग किस्म का आपके माइंड पे इमेज क्रिएट करता है कि फूड बहुत मज़ेदार है या आपको खाना है या आपको क्रेव हो रहा है उसका। बिल्कुल। और मैं बस थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि थोड़ी सी हमारा प्लेटर जो है फिलिंग लगे। दैट्स इट। साइड्स को कर लेंगे अच्छी तरीके से क्लीन, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने जो क्रिस्पी पॉपर्स हमने ऐड किए हैं वो इस पे जाएंगे। आप इसको जो है अपनी मर्ज़ी से, आप चाहें तो इस टाइम में थोड़े से इसके ऊपर ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा कलर ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से जो है आप, अच्छा मैं ये बिल्कुल भी नहीं आपको रेफ़र करूँगी कि आप इसके अंदर इसको डाल दें, क्योंकि ये अगर इसके अंदर डालेंगे तो ये बिल्कुल वो हो जाएंगे सॉगी, ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी। और ये जो है हम ऊपर थोड़ा सा जो है अपना बेसिल लीफ ऐड कर देंगे, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो थोड़ा ग्रीन कलर भी ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑलिव्स भी ऐड करते हैं। अच्छा मैं इसके ऊपर थोड़े से जो है मिक्स हर्ब्स ओके। डालूंगी, और ये जो है आपका क्रीमी अल्फ्रेडो फेटिचीनी पास्ता रेडी हो गया है विद क्रिस्पी पॉपर्स, जबरदस्त। जो कि आज दोनों अफ्तारी आज recipes- की तैयार है। सिर्फ बिल्कुल। 15 से 20 मिनट आपको चाहिए दोनों डिशेस को बनाने के लिए। हाँ, उससे पहले थोड़ी सी आपको मेहनत दरकार होगी, जहाँ पे आपने चीज़ें अरेंज करनी है, कटिंग करनी है, असेंबल करना है। तो नाज़रीन, उम्मीद है ये था आज का अफ्तार पकवान, आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंगली ही हम चल रहे हैं। जो जो आप कह रहे हैं कमेंट्स के अंदर, हम वही डिशेस बना रहे हैं। आपने पहले हम एक बनाते थे, आपने कहा 2 क्यों नहीं, तो हमने 2 अरेंज किए। मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ आती है तो आप हमारे साथ वो आइडिया शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अपने इस पार्ट के अंदर, अफ्तारी के पार्ट के अंदर वो चीज़ ऐड कर सकें आप लोगों के लिए। तो आज के दिन के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, रमज़ान जहाँ रूहानी तरक्की का ज़रिया है, वहीं हमारी जिस्मानी सेहत पर भी मस्बत असरात मुरतब करता है। लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, ख़ास तौर पर गुर्दों के अमराज में मुब्तला होते हैं, और उनके लिए रोज़ा रखना एक पेचीदा मसला बन जाता है, क्योंकि पानी की कमी, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और ज़्यादा देर तक भूखा प्यासा रहना उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे मरीजों को किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए? क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? और अगर रख सकते हैं तो सहरी और इफ्तारी में कौन सी ग़िज़ाएं उनके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं? और अगर रोज़े के दौरान किसी भी पेचीदगी का सामना हो तो क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है? तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के माहिर अमराज गुर्दा डॉक्टर मंजूर साहब। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो आजकल यही है कि क्या गुर्दों के मरज़ में जो मुब्तला मरीज़ हैं ये रोज़ा रख सकते हैं? और जो लोग डायलिसिस पर हैं या जिनके गुर्दे में पथरी है, इस हवाले से ज़रा गाइड कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। गुर्दे के जो मर्ज़ के लोग हैं जी, वो बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर गुर्दे की कमज़ोरी इब्तदाई लेवल की है तो हम इस तरह, जिस तरह गुर्दे के मर्ज़ को डिवाइड करते हैं CKD 1 to 3, तो जिनके गुर्दों की कमज़ोरी इस मेयार की हो कि उनका गुर्दे का फंक्शन 30% से ज़्यादा है, उनके गुर्दे 30% से ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनके गुर्दे का फंक्शन स्टेबल है, तो बिल्कुल वो फास्ट कर सकते हैं, वो रोज़ा रख सकते हैं। कुछ चीज़ों का ये है कि एहतियात ये है कि अपने आप को अच्छी तरह हाइड्रेट रखें, पानी पिएं जिस वक्त सहरी होती है या अफ्तारी होती है, और उसके साथ जिस तरह ऐसी दवाइयाँ जिनमें पोटेशियम होता है, लाइक केला, खजूर, टमाटर, आलू, माल्टे, आलमंड्स, इनका इस्तेमाल कम करें। और बी जो है इसके, जो दूध या दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं, फॉस्फोरस कंटेनिंग फूड, उनका भी परहेज़ करें। हाँ, इससे जब डिज़ीज़ एडवांस लेवल पे चली जाती है, जिनका गुर्दे का फंक्शन 30% से कम हो जाता है, तो उनके लिए रेकमेंडेड नहीं है कि वो फास्ट करें या रोज़ा रखें। सही। उसके बाद स्टोन के पेशेंट्स का जो, अगर आप इसको कहें कि साइंसी लिहाज से देखे जाएं, तो स्टोन्स के पेशेंट को पानी की मिकदार, फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है। तो
ड्यूरिंग रमज़ान इस चीज़ का ख़तरा होता है कि वो डिहाइड्रेटेड हो जाएं और उनको स्टोन को, या जिसको हम कहते हैं रीनल कॉलिक, दर्द, वो बढ़ सकती है। तो ऐसी स्टडीज़ जो बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल टाइप स्टडीज़ हैं, उनमें ये आया है कि वो पेशेंट्स में थोड़ी बहुत जो रिपीटेड स्टोन फॉर्मर्स हैं, जिनमें महीने में एक स्टोन बनता है या 2 महीने में एक स्टोन बनता है, उनके लिए फास्टिंग या रोज़ा रखना इतना रिकमेंडेड नहीं है। सही। लेकिन अब अगर आप ये कहें कि उनके हेड टू हेड ट्रायल्स हैं कि यार इन्होंने रोज़ा रखा और इन्होंने नहीं रखा, तो वो दुनिया में इसकी स्टडीज़ बहुत लिमिटेड है। अच्छा, हम ना ब्रेक डायलिसिस वाला जवाब भी मैं आपका दे दूं। जी। डायलिसिस वाले पेशेंट अपने मोस्टली उनके लिए रोज़ा तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जिस दिन उनका डायलिसिस नहीं, जिस तरह हफ्ते में 3 दफ़ा कोई डायलिसिस करा रहा है, तो नॉन डायलिसिस डे में अगर वो एहतियात के साथ अगर रोज़ा रखना चाहें तो हो रहा है। सही, बिल्कुल ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल ना गुर्दों का मरज ना बड़ा कॉमन हो गया है, स्पेशली जो यंगस्टर हैं बिल्कुल। उनमें बहुत कॉमन हो गया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ऐसा क्या होता है कि किसी के गुर्दे इफेक्ट हो जाते हैं, कोई डाइट में प्रॉब्लम आती है या फिर हमारी जो रूटीन है बहुत अनहेल्दी हो चुकी है? जी जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जी हमारी जो पॉपुलेशन में जो स्टैटिस्टिक्स है ना, हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ बड़ी कॉमन है। इंसान के अपने जिस्म के ख़िलाफ़ ये एंटीबॉडीज़ बढ़ी, और ये डिजीज़ काबिल इलाज हैं। ये इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ा डिफेक्टिव हो जाती है और इंसान के अपने ख़िलाफ़ इसका अर्ली पिकअप सबसे इम्पॉर्टेंट। तशख़ीस कैसे होती है? तशख़ीस इसकी ये होती है कि ये पहले तो हिस्ट्री कि ये बच्चे हैं, एडोलेसेंट में हैं, 17-18 साल के हैं, 20-25 साल के हैं, तो इनके आंखों पे सोजिश आ जाएगी, पाँव पे सोजिश आ जाएगी, ब्लड प्रेशर, 20 साल के बच्चे को क्यों ब्लड प्रेशर हो, तो अर्ली गुर्दे के डॉक्टर को दिखाएं। यूरिन में प्रोटीन आएगी, किडनी फंक्शन ख़राब होगा, क्रिएटिनिन उनकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो उसी वक्त किडनी की बायोप्सी करके तशख़ीस करा के, आजकल दुनिया में ऐसी अदवियाँ मौजूद हैं, ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जो इन दवाइयों के ख़िलाफ़, और ये सब के सब नॉर्मल हो जाते हैं। ये जो कहते हैं क्रेटिनिन अगर किसी की 20 भी हो जाए और सारा प्रोसेस एक्यूट है, जिसको एक्यूट जीएन कहते हैं, ये आरपीजीएन, ये बस, तो ये उनका इलाज हो के अर्ली पिकअप, लेकिन ये तशख़ीस शुरू में मुमकिन है। अच्छा। अगर इसमें डिले हो गया तो सही। ये बच्चे, ये डिजीज़ एक समझ लें कि फ्राई हो रही है और ये डायलिसिस पे जाएंगे और आगे हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत। तो इस स्टेज पे अगर डिजीज़ को हॉल्ट ना किया, रोक ना किया, तो जितने मर्जी ट्रांसप्लांट सेंटर, जितने मर्जी डायलिसिस सेंटर पाकिस्तान में बनाते रहें, हम इस डिजीज़ के बर्डन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा सर, ज़रा किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि सर कितना इजी होता है जो डोनर है उसको कन्विंस करना, और यहाँ पर तो लोग जो हैं वो खून देने से भी कुछ जो है ना घबरा रहे होते हैं, कुछ लोगों की तादाद ऐसी होती है, तो डोनर को किस तरह से सर कन्विंस किया जाता है साइकोलॉजिकली? और दूसरा ये बताइएगा, ज़रा ये भी मिसकंसेप्शन दूर कर दीजिएगा कि जो डोनेट कर रहा है किडनी, तो वो उसकी फिर आने वाली ज़िंदगी कैसे होती है, वो क्या कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? हाँ, ये आपने $1 मिलियन जिसको क्वेश्चन है ना, वो दैट यू हैव आस्क्ड $1 मिलियन, उसमें ये है कि डोनर्स को वाकई कन्विंस करना बड़ा मुश्किल। अब ये है कि केयरफुली स्क्रीन डोनर को इस तरीके से देखा जाए कि उसमें आइंदा 40-50 साल की ज़िंदगी में उसको कोई किडनी फेलियर का रिस्क ना हो, उसके यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं आती, उसकी शुगर टॉलरेंस, वो मोटा ना हो, ठीक है। ये केयरफुली स्क्रीन डोनर्स अगर हों तो उनकी 20 साल की दुनिया में स्टडीज़ मौजूद हैं कि उनकी ज़िंदगी में किडनी फेलियर का रिस्क सिर्फ 0.3%, ठीक है। केयरफुली डन स्टडीज़, अच्छी स्टडीज़। लेकिन कन्विंस करना पाकिस्तान में, जिस तरह आपने कहा है, वो तो मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, इतना मुश्किल हो जाता है। लोगों में इतनी मिसकंसेप्शंस होते हैं, लोग कहते हैं कि हम गुर्दा देंगे तो इसके बाद हम कोई भारी काम नहीं कर सकते, हमारी बाप बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, हमारी माँ बनने की सलाहियत कर, तो ये सब बिल्कुल मिसकंसेप्शंस हैं। भारी काम भी कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ भी गुजार सकते हैं। अच्छा। आपके रेसिपिएंट की भी जान बच जाएगी, वो भी 20-25 साल अच्छी ज़िंदगी, अगर जिंदा आदमी का गुर्दा मिल जाए, और उसकी भी उसी तरह ज़िंदगी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, वो इस तरह के जेनिटो यूरिनरी सिस्टम से बिल्कुल, माँ बनने की सलाहियत या बाप बनने की सलाहियत का गुर्दे की बीमारी से कोई ताल्लुक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बड़ा ज़रूरी है ये लोगों को बताना, क्योंकि बहुत सारी जो है मिसकंसेप्शंस वो आप जैसे जो लोग हैं वही दूर कर सकते हैं, वही समझा सकते हैं। सर ज़रा ये भी बता दें कि हम बड़े अपने इर्द गिर्द देखने हैं, जिस तरह जन्नत ने भी बात की, लोग पथरी की बड़ी शिकायत कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर ये जो नौजवान हैं
अब जो इसका शिकार हो गया है वो स्टेजेस होंगी उसकी डिफरेंट, तो ज़रा बता दीजिएगा कि किस स्टेज में क्या करने की ज़रूरत है, डाइट किस तरह की लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जी जी, उसमें पथरी के मर्ज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई रुकावट वाली पथरी है और वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मतलब फ्लूइड से या कोई बॉर्डर लाइन है कि फ्लूइड से या पानी से या कोई इलाज से कोई 1-2 हफ्ते तक नहीं निकलती और वो गुर्दे में फंसी हुई है, गुर्दे की नाली में फंसी हुई है या मसाने में फंसी हुई है, तो उसको फ़ौरन आप यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करना चाहिए और उसको ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, जिसको कहते हैं रुकावट, ज़्यादा देर तक पड़ी नहीं रहनी चाहिए कि रुकावट जो है वो गुर्दे को फेल कर देती है। तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि ये मतलब क्रिमिनल इवेंट है कि किसी के गुर्दे पथरी की वजह से फेल हो जाएं और वो डायलिसिस पर। इसका मतलब है निगलेक्ट है। ट्रेडिशनल डॉक्टर्स क्या करते रहते हैं, उनको दवाइयाँ देते थे, हकीमी दवाइयाँ चलती रहती हैं, होम्योपैथिक दे रहे हैं कि ये निकल जाएगी। तो हमारे पास आते हैं वो इसी तरह ही कि वो बिल्कुल गुर्दे छोटे हो जाते हैं, गुर्दे के मुंह पर पथरी पड़ी होती है, उसका इलाज नहीं हो रहा था और एंड स्टेज। अब देखें ना, पूरे एक काबिल इलाज मत, जिसके बाद उसकी नॉर्मल ज़िंदगी हो जाएगी, उसके बाद फिर आप डायलिसिस पे चले जाएं, ट्रांसप्लांट किया, पूरा लाइफ स्टाइल जो है ना आपका, लाइफ इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। तो उसकी प्रिवेंशन, और हमारा मुल्क भी स्टोन बेल्ट है, पेशेंट को स्टोन्स इधर ज़्यादा बनते हैं, जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं, तो सिट्रेट जो है हमारे जिस्म में वैसे लो होता है, तो इसमें हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिट्रेट वाले फूड, माल्टे वगैरह, स्कंजी वगैरह, ये बहुत नमक कम। बहुत अच्छा पॉइंट और मिसकंसेप्शन है हमारे अंदर कि हम कहते हैं कि हम ऑपरेट ना करवाएं, कोई हमें दवाई दे दे कि हम ठीक हो जाएं। वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। बिल्कुल इस तरह के डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं और नुकसान करवा बैठते हैं। सर, जैसा कि आपने हम डाइट की बात कर रहे थे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए अगर आप गुर्दों के मरज़ में मुब्तला हैं। अच्छा, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, ये भी गुर्दों को मुतासिर करती नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा। हाँ, ये अब देखें ना, कोल्ड ड्रिंक्स, अब फॉर एग्जांपल जिसके एडवांस्ड किडनी डिजीज़ है, उसको पानी की मिकदार कम लेनी है, तो उसमें फ्लूइड इनटेक में सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसमें कोका कोला भी आ जाएगी, उसमें पेप्सी भी आ जाएगी, उसमें चाय भी आ जाएगी, उसमें लस्सी भी आ जाएगी। तो क्योंकि उनकी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करती है तो उसका पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ ये नहीं है कि पेप्सी की वजह से किसी के गुर्दे फेल हो गए, स्टिंग की वजह से किसी के गुर्दे फेल हो गए। तो ये भी इस तरह की बहुत, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वजह से खास बीमारी FSGS हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड से जो वेट ट्रेनिंग करते हैं या बिल्कुल दूर, और ये जो सर प्रोटीन्स वगैरह ले रहे होते हैं, इसका तो कोई साइड इफेक्ट उसका ऐसा नहीं, लेकिन वो सिर्फ प्रोटीन नहीं ले रहे हो। अच्छा, हाँ, उसमें मतलब क्या उसमें वो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स पे, उसकी वजह से ना जिस्म का फंक्शन बढ़ जाता है, तो गुर्दे का फंक्शन भी बढ़ जाता है, तो उनको ये बहुत डेट्रीमेंटल है। हाँ, प्रोटीन भी एक खास मिकदार में लें, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। डॉक्टर आदिल मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े बेहतरीन अंदाज में ये बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे कि जो भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर करने की किस तरह से ज़रूरत है, और जो लोग इस मरज़ में मुब्तला है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से एहतियात बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का, आप देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन, कभी आपने महसूस किया है कि आप अपनी ज़ात, अपने ख़यालात और अपने जज्बात को समझने में नाकाम हो रहे हैं, या फिर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी सोच, आपके फैसलों और यहाँ तक कि आपके एहसासात को भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये कैफियत सिर्फ ज़हनी दबाव या इत्तफाकिया गलत फहमी नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात ये एक मखसूस नफ्सियाती हरबे, गैस लाइटिंग का नतीजा भी हो सकती है। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ये लफ्ज़ पहली बार ही सुना हो। दरअसल गैस लाइटिंग एक ऐसा रवैया है जिसमें किसी शख्स को उसकी अपनी हकीकत पर शक में मुब्तला कर दिया जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी पहचान और फैसलों पर भी एतमाद खो बैठता है। लेकिन सवाल ये कि अगर कोई हमारी ज़ात को मसख करने की कोशिश करे तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम हकीकत में कौन हैं? अपनी शख्सियत, अपनी आइडेंटिटी, अपनी असल को समझने का सही तरीका क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है। तो आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि गैस लाइटिंग आज का हमारा टॉपिक है और बड़े लोग इसे अनजान हैं कि आया ये है क्या। तो सबसे पहले देखने वालों को बताइए कि गैस लाइटिंग है क्या और लोग किस तरह से इससे इफेक्ट होते हैं। जन्नत, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में ना, आप कभी वो होता है ना, ये जो सिलेंडर पड़े होते हैं गैस वाले, उसके ऊपर आप वो लगाएं, आग लगाएं तो क्या होता है?
आग लगती है। धमाका होता है। तो इस अमल को हम गैस लाइटिंग कहते हैं। अच्छा। यही अमल हम जब इंसानों के साथ करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल इसकी एक पीछे बेस बनती है पूरी, बट बेस के अलावा तुमने तो ये कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, तुम तो अच्छी नहीं लग रही। तुम अच्छी लगती ही नहीं हो कभी। ओहो यार, तुम्हारी यहाँ माइक लगा कितना बुरा लग रहा है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ नहीं, मैं मजाक कर रहा था यार, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, तो बड़ी अच्छी लग रही हो। और वो सोचता रहेगा अपने दिमाग में कि क्या वाकई में अच्छा नहीं लग रहा। एग्जैक्ट। अच्छा, फिर वो जब अब ये करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, फिर एक वक्त आता है जब वो बंदा फटने उस चीज़ पे समझो कि छेड़ बन गई है, वो फटता है फिर, ठीक है, फिर वो रिएक्शन में आता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ्स में अंदर, बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग होती है, ठीक है। ये पेरेंट्स बच्चों के साथ कर रहे होते हैं अनजाने में। अच्छा, इसकी जो मैंने कहा ना एक पहले उसके पहले उसकी बेस समझनी पड़ेगी। बेस क्या होती है कि आइडेंटिटी कैसे बनती है। बेस ये होती है कि जब बच्चा आपका छोटा था ना, हम क्या कहते हैं, मेरा बच्चा बड़ा शैतान है, जब आपके घर में आएगा ना सारी चीज़ें तोड़ देगा। वो अल्लाह की बंदी, शैतान को तो अल्लाह ने निकाला हुआ, तो अपने बच्चे को शैतान बना रही है, ठीक है। पहले तो यहीं पे गलत बात हो गई, लेकिन अब आप बच्चे को आइडेंटिटी दे रहे हैं शैतान की, ठीक। उसके बाद आप उसको कह रहे हैं ये जो आएगा चीज़ें तोड़ेगा, फिर बेटा ये ग्लास तुम ध्यान से पकड़ना, तुमसे गिर जाएगा, वो वैसे उसके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे यार तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम छोड़ दो। अब ये वो चीज़ें हैं जो हम उसको आइडेंटिटीज दे रहे हैं। मैं अभी एक मेरे पास एक केस आया हुआ है, एक बच्ची है बड़ी सीनियर स्पेशलिस्ट है मेडिसिन में, ठीक है, और वो मुझे कह रही है कि सर मैं तो जो है ना मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे बता दिया, पता था बचपन से कि मेरी शादी जो है वो नहीं चलेगी, सर मेरी तलाक हो चुकी है। बचपन से भी तुझे कैसे वही नाजिल हुई थी, ये घर वालों ने ही जो है वो क्या एग्जैक्टली। और ये अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, ठीक है, प्यार से ही कर रहे होते हैं, कोई बाहर से आके नहीं कर रहा होता। फिर वो कहने लगी कि जी मुझे पता है मैं अपने प्रोफेशन में भी नाकाम होंगी, स्पेशलिस्ट है यार, ठीक है, स्पेशलाइजेशन FCPS करते हुए बंदे की उम्रें लग जाती हैं। और उसके बाद वो कह रही है कि जी मैं जो हूँ वो नहीं चाहती। अब वो क्या है कि वो आइडेंटिटी उसकी बचपन में थी, डाइवोर्स कैसे हुई, शौहर ने भी वही जुमले बोले, तो हो तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुम ये शादी को कामयाब नहीं करना चाहती। अब वो फट के उसने कहा मुझे खुला दो, ठीक है। अब ये यानी ये उसके रिपरकशंस हैं। नाउ ये है उसकी वन साइड। अदर साइड क्या है, मेरा रिमोट, ये आपके इधर एसी लगा हुआ है ना जी, मेरे भी कमरे में एक एसी है, बड़ा शैतान एसी है। वो जब मैं उसको, जब ज़्यादा ठंड आती है ना, मैं उसके पर बटन दबा के नीचे करता हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद ना फिर अपने पर ऊपर कर लेता है। वो जब बिजली आती है ना तो पर ऊपर कर लेता है, फिर मैं हंसता हूँ, मैं उसके पर फिर बटन दबाता हूँ, पर नीचे आ जाते हैं। तो इसी तरह उसका रिमोट मेरे पास है, हमने अपना रिमोट उन गैस लाइटिंग करने वालों के हाथ में दे दिया है। बिल्कुल उनको अब पता चल गया कि मैं ये बटन दबाऊंगा तो इसको यहाँ तक। अली साहब ये बताइए अपने आप को किस तरह से, एक तो ये हम पहले तो देख लें, डायग्नोस कर लें कि जनाब ये गैस लाइटिंग वाला मामला है, खुद को किस तरह हम इतना मजबूत कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे आगे बेअसर हो जाए? बड़ा सिंपल सा इसका आंसर ये है कि यार अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन अपना। मैंने इसमें एक लफ्ज़ ऐड किया है, और खोते अपना ते बन, ठीक है, क्योंकि बात ये है कि हम अपने अलावा सबके हैं, ठीक है। जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं, अच्छा हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं है बाय द वे, मैं आपको करेक्ट कर दूं, आज भी लोग है ना हम अशरफुल मखलूक़ात, कुरान में हदीस में मुझे नहीं मिला आज तक, कोई आलिम है तो मुझे दिखा दे। जो हम हैं, हम आसानी तकवीम हैं, हमें रब ने कहा है कि ये मेरी बेस्ट क्रिएशन है। हम कीड़े मकोड़ों में बेहतर नहीं है। अशरफुल मखलूक़ात हुआ कि यार कीड़े मकोड़े दिन में हम बेहतर हैं, नहीं, रब कह रहा है नहीं ये मेरी बेस्ट क्रिएशन है। अच्छा। फिर वो सूरह साद आयत नंबर 7 में कहता है मिर रूही, फरिश्तों को कह रहा है जब मैं इसमें अपनी रूह फूकूंगा। रूह क्या है, हाजा मिन फजली रब्बी अमरी रब्बी, अल्लाह जानते हैं कि रूह क्या है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक। तो लेकिन वो अल्लाह कह रहा है मिर रूही, मेरी तरफ से, ये मेरी चीज़ है, जो भी है मेरी है, ठीक, सही। तो जब मुझे मेरे रब ने बेस्ट बनाया, जब मेरे रब ने अपनी बेस्ट चीज़ मुझे गिफ्ट की, तो कोई मुझे फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, फलानी लवली इसकी ज़रूरत है नहीं। अली साहब लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये लफ्ज़ आया कहाँ से अशरफुल मखलूक़ात का? अगर कुरान हदीस में नहीं है आप कह रहे हैं, तो फिर अगर हम नहीं हैं तो फिर कौन है, क्या है मतलब? भाई हम अशरफुल मखलूक़ात से ऊपर हैं, हम आसानी तकवीम है। वो पिकासो वो था ना, एक दर्जा उससे भी ऊपर। मोनालिसा वाले ने एक मोनालिसा बनाने के बाद पेंटिंग छोड़ दी थी कि मैं इससे अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता। नाउज़ुबिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह हमसे अच्छी मखलूक नहीं बना सकते, लेकिन अल्लाह ने कहा कि यार ये मेरी बेस्ट है, मैं इससे ऊपर बनाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर तुम ये चीज़ें नहीं करोगे, मतलब तौबा नहीं करोगे बार बार, तो मैं तुम्हें हटा के तुमसे बेहतर लोग बना के ले आऊँगा। यानी कि बना सकता हूँ, बट
अच्छा मेरा उसमें ये मानना है कि जिस वजह से अल्लाह ने कहा, ये मेरा मानना है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, प्लीज़ मैं दोबारा डिस्क्लेमर दे दूँ, जी। ये अल्लाह ने अपना महबूब इस मखलूक को दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह। तो अल्लाह ने कहा कि यार मेरे महबूब से ऊपर अब मुझे बनाना ही नहीं, किसी इससे बड़ा मॉडल ही नहीं बनाना। यही सबसे अच्छा बड़ा सर, एजाज़ है उसकी जैसा हम उम्मती। गैस लाइटिंग की बात कर रहे हैं, जैसा आपने स्टार्ट में कहा कि अपने ही गिराते हैं नशीमत पर बिजलियाँ, हमारे मतलब वालिदैन हो गए, बहन भाई हो गए, अक्सर वही ऐसा कर रहे होते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये मत करो, ये तुमने क्या पहन लिया। क्या उन्हें शऊर नहीं है? अगर अपने वालिदैन की बात करें तो वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे, तो वो लाशऊरी तौर पे ये सब कुछ कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अभी मैं ना आपके पास आने से पहले एक केस कर रहा था, तो वो जब बच्चे का लेके आई ना माँ मेरे पास, तो वो कहने लगी कि जी बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है ये वो। अच्छा मैंने उसको टोन डाउन किया, काफ़ी वो घर में लड़ाई हो गई थी, टोन डाउन करके मैंने उससे बातचीत शुरू की। फिर मैंने उसके मालदा को अंदर बुलाया, मैंने कहा जी बैठे, तो बेटा आपके उसके नाइन्थ के पेपर देने। मैं कहा आपकी 9th की तैयारी क्या रिजल्ट है? कहता जी बहुत अच्छा आएगा, पास हो जाऊँगा। तो माँ फ़ौरन क्या कहती है, हमें बातों में सब आता है जी, हम लिखने में फेल होते हैं। तो मैंने उसकी माँ का, मैंने कहा इससे पहले मेरा दिल कर रहा है मैं आपको थाने में बंद कर दूँ, क्योंकि आप जुल्म कर रही हैं। वो बच्चा कह रहा है मैं कर सकता हूँ, ठीक है, आप उसको कह रही है नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो अब ये वो अपने प्यार में कर रही है कि जी मेरे बाद में उन्होंने कहा, जब बच्चा को मैंने बाहर भेजा, मैंने जी। मैं क्या नहीं, मैं तो उसको हौसला, उसकी हलाशेरी दे रही थी, उसको हौसला बढ़ा रही थी। अच्छा हाँ, वही मैंने ना, शऊर नहीं। मैंने कहा मेरी बहन ये हौसला नहीं बढ़ा रही हो आप, यही वो मुझे क्या क्या हटा है कि मैं जो, अच्छा बच्चे ने मुझे क्या इशू बताया, बच्चे ने कहा मैं जो काम करने जाता हूँ मुझे कहा जाता है तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जिंदगी में तो, अच्छा वो कहता है मैं 16-17 साल का हो गया हूँ, मैं मशवरा देता हूँ तो मुझे कहते हैं तुम्हारे मशवरे की कोई वैल्यू नहीं, तुम साइड पे होके बैठ जाओ। अली साहब ये तो वो है ना, वालिदैन के बहन भाइयों के बड़े बेलौस रिश्ते हैं, मतलब ये आपकी इस्लाह ही करने के लिए कोशिश कर, लेकिन वो गलती कर रहे होते हैं। अब अपने अनजाने में अनजाने में कर रहे हैं ना, क्योंकि अब हम हमें अपने- सॉरी मैं की बात कर, वो इसलिए अनजाने में कर रहे हैं कि देखो आप डॉक्टर बनते हो ना, जी। आप 5 साल की डिग्री लेते हो, आप शौहर बनते हो 5 मिनट की डिग्री लेते हो, ठीक है, बीवी बनती हो 5 मिनट की डिग्री लेते हो, आप एक्सीडेंटल शादी है, एक्सीडेंटल पेरेंटिंग है, बच्चा पैदा हो गया, ओह अच्छा अब क्या करें, ठीक है। तो सॉरी अब आप बात कंटिन्यू करो। अच्छा तो मैं ये बात करूं कि अगर हम अपने वर्क स्टेशन पे देखें या कोलीग्स में देख लें, मुख्तलिफ दफातर में देख लें, तो वहाँ पर भी ये गैस लाइटिंग हो रही होती बहुत है ज़्यादा हो ना, रही होती है। जानबूझ के कर रहे होते वो हैं। तो जानबूझ के हो रही है। बेलौस जो हैं वो रिश्ते तो नहीं होते वहाँ पे। तो सर ये जानबूझ के लोगों किसी को कॉन्शियस भी कर रहे होते हैं कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया, इसके पीछे क्या माइंडसेट होता है? किसी को लेट डाउन करना, या फिर वो अपना जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म ना कर सके और फिर हम जाके उसकी जनाब शिकायत लगा सके, ये कर सकें? देखिए उसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है कि यार जो वहाँ पर हो रहा है ना वर्क प्लेस में आपके, वो इंटेंशनल है, वो अनइंटेंशनल नहीं है। अब उसमें आपका ये कसूर था कि आपने अपना रिमोट वहाँ पर उनको दे दिया है, क्यों दिया? हाँ, ठीक है, आपने बता दिया कि यार जब तुम ये करोगे मुझे गुस्सा आएगा। लोग अक्सर लोग कहते हैं मुझे गलत बात दिलाते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा, गलत बात बड़ा गुस्सा आता है। मैं उनसे पूछता हूँ भाई गुस्सा आता ही गलत बात पे है, कंट्रोल ही तब करना है, सही बात पे किसको गुस्सा आता है, राइट। अब आपने अपने सारे वीक पॉइंट्स खुद दे दिए हैं, तो अब और उनसे आप मुकाबले पर भी हैं, राइट। नाउ अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी मशहूर है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ये गलतुल आम किस्म की, जी। विच इज़ एब्सोल्युटली क्रैप, रॉन्ग। नथिंग इज अनफेयर, इज नेवर फेयर इन एनीथिंग, ठीक है। लेकिन हमें ये सारी हमारी जो है प्राइमिंग हुई हुई है इस चीज़ के बारे में। तो वो जो आपके वर्क प्लेस के गैस लाइटर्स हैं वो इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं कि जी उनको पता है कि इसकी मैं कौन सी नस दबाऊंगा, कौन सा बटन दबाऊंगा तो ये बॉस के सामने भी फट जाएगा, ये और मुझे वहाँ पर एक एज मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें अनफॉर्चुनेटली ये पता चल रहा है कि जी हमें टैलेंट पे तो काम आगे होना नहीं है। जो है ना वो पॉलिशिंग करेगा वो खुद ज़्यादा नहीं है। आप बढ़ तो सर, सकते तो दूसरे ऐसे को जो गिराने लोग निकल हैं, वो पड़ते हैं ना। ट्रेनिंग लेते हैं, जो गैस लाइटिंग बड़ी अच्छी करते हैं वो कहीं से ट्रेनिंग लेते हैं कि ये फितरत में ही होता है? ये सवाल पता है उनको। देखिए जो है ना ट्रेनिंग तो कहते हैं ना इट्स अ बैटल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो व्हेन यू आर इन मुझे किसी ने पूछा मेरे से, वालिद साहब से एक ज़माने में कहने लगे कि अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे कि जी आपने कौन से लोगों ने कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। उन्होंने कहा यार मैंने जो बेस्ट यूनिवर्सिटी देखी है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स है, ठीक है। रोड़िया गोल किमें होया ठुड्डे खा खा के, हाय हाय हाँ। ठीक है। तो जो हार्ड नॉक्स की यूनिवर्सिटी है ना वो आपको ये चीज़ें सिखा देती है। जब आपके साथ हो रहा हो, असल में आप एक चीज़ नोटिस करना, एक तो वो बंदा हासिद होगा जो ये काम कर रहा है, हसद उसमें भर के होगा। हसद के बारे में ये कहा जाता है कि हदीस के अल्फाज हैं, मुझे एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं, कमी पेशी माफ़ के, ये कब्र तक ले जाता है, ठीक है ना बंदे को, ठीक है। तो एक तो वो बंदा हासिद होगा, ठीक है। दूसरा वो जो बंदा है ना वो उसके साथ खुद वही गैस लाइटिंग हुई हुई होगी, उसका शिकार होगा उसका शिकार हुआ होगा। तीसरा वो एहसास कमतरी का शिकार होगा खुद, ठीक है। चौथा वो इनसिक्योर होगा,
ठीक है। स्पेशली वो बॉसेस जो अपने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को लेट डाउन करते हैं, उनको किसी ने ये सिखा दिया है, जो हमारे वर्कशॉप के उस्ताद को सिखाया जाता है कि शागिर्द ਨੂੰ गुर नहीं देने सारे 99 सिखाने 100 नहीं दिखाना, ठीक है। हालांकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, मेरी रिसर्च आजकल जिस पे है वो है हाउ डिड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेक लीडर्स। उनकी लीडरशिप पे बात करने की मेरी औकात नहीं है, बट हाउ डिड ही मेक लीडर्स, ठीक है। तो उसमें मैं जो एक क्वालिटी लीडरशिप की जो आज लीडरशिप 2.0 में पढ़ाई जा रही है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटी थी कि ही एक्चुअली मेड श्योर दैट एवरी leader, every sahabi is a leader in himself and he is independent, he gets everything. एक सहाबी को भेज रहे हैं गवर्नर बना के, तो उनसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे ये पूछ रहे हैं कि तुम फैसला कैसे करोगे? उन्होंने कहा कुरान के मुताबिक। कुरान में ना, उन्होंने कहा सुन्नत के मुताबिक। उन्होंने सुन्नत में भी ना मिला, फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा फिर मैं इज्तिहाद करूंगा। So this is the quality of a successful बड़ी leader. खूबसूरत बात आपने की है कि किस तरह से लीडर्स बनाए जा सकते हैं। और जो गैस लाइटिंग की बात हो रही थी, बहुत से वामिल होते हैं, उसमें ये भी होता है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें ना, तो आजकल जो लोग हैं ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये मसला है उनका। तो नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पर शामिल करते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सेगमेंट इस्लामी तारीख़ और तहज़ीब की। तो आज हम इराक़ की इस्लामी तारीख़ में अहमियत और इल्मी विरसे पर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये सरज़मीन इस्लामी दुनिया के लिए क्यों हमेशा मरकज़ी हैसियत रखती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर सैयद फ़हद अली कासमी साहब। फ़हद साहब, बताइएगा कि इराक़ को इस्लामी तारीख़ में एक मुनफरिद और नुमाया मकाम क्यों हासिल है और इस हवाले से इस्लामी तारीख़ हमें क्या बताती है? थैंक यू ज़हरन जन्नत। हमेशा की तरह शेख हजवेर के इस कॉल से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सुनने वाले का मकाम बोलने वाले से बढ़कर है, क्योंकि जो सुनता है वह रब ताला की रज़ा के लिए सुनता है। जब बोलता है कभी रब की रज़ा के लिए बोलता है, बहुत दफ़ा अपने आप ही को राज़ी कर रहा होता है। इस अज़्म के साथ मेरा बोलना, हम सबका सुनना परवरदिगार आपकी रज़ा के लिए हो, हमारे नफ्स की रज़ा के लिए ना हो। आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे। इराक़ के हवाले से गुफ्तगू होगी। इराक़ जो कि तहज़ीबों का संगम रहा है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, और कदीम तरीन ख़ित्तों में इसका शुमार होता है। अगर हम तारीख़ पर एक तायराना नज़र दौड़ाएँ तो समेरियंस आज से कमो बेश 5000 साल बिफोर क्राइस्ट कबले मसीह एक कौम यहाँ पर बसती थी। अकेडियंस तकरीबन 2000 कबले मसीह एक कौम यहाँ पर बसती थी। बेबीलोनियंस बाबुल के यहाँ पे रिहायशी, बाबुल की पूरी तहज़ीब 1800 कबले मसीह। फिर यहाँ पर असेरियंस आए, पर्शियंस आए, साइरस जिस तरह हम जानते हैं, ग्रीक्स, रोमन्स। फिर एक और बहुत बड़ी ससानियन एम्पायर यहाँ पे बनी, सासानियन एम्पायर, इरेनियन एम्पायर थी जो। और उसके बाद यहाँ पर मुसलमान आए और मुसलमानों का यहाँ पर इराक़ पर तसल्लुत कायम हुआ। सही। लेकिन मुसलमानों की तारीख़ से पहले आज कहानी सुनानी है एक ऐसे शहर की जो बजा दौर पे दुनिया का कदीम तरीन शहर कहलाता है। शहर का नाम है उर। और उर एक ऐसा शहर है जिसको उस दौर में समेरियंस ने बसाया था। और ये शहर जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर है। बहुत सी रवायात में आपका खानवादा उर के अंदर मुकीम था। अक्सर लोगों को ये मुगालता होता है कि आपके वालिद का नाम आज़र था। आपके वालिद का नाम आज़र नहीं था, आपके वालिद का नाम तारिख या तारिख था और आज़र आपके चचा थे। और आपके जो वालिद थे वो उस दौर की वो जो रॉयल कोर्ट था उसके बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे। वहाँ पर आपका एक मनसब था और ख़ासी मुतमव्वल फैमिली थी। मगर इस ख़ानदान के अंदर बहुत सी रवायात में हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कुछ लोग बुत बनाने का कारोबार किया करते थे, क्योंकि उस दौर में ये सारा इलाका जो है ये पोलिथिज़म या शिर्क से भरा हुआ था। और बुत जो थे आइडल वर्शिपिंग होती थी। और बुत ज़ारी तौर पर एक ऐसा सिंबल था जिसको लोग ख़रीदते भी थे, फिर ऑफ कोर्स अपने डेटीज़ को, खुदाओं को उसके साथ लिंक करके फिर उनको पूछते भी थे। तो बुत बनाने का कारोबार भी एक नुक्ता उरूज पे था। तो बाज़ रवायात में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे। बाज़ लोग उनके चचा तक को कहते हैं कि आज़र वो बज़ाते ख़ुद भी ये कारोबार किया करते थे, यानी बहुत ज़्यादा बुत उनके पास हर वक्त होते थे
और वो उसकी फिर ख़रीदो फरोख्त और तरसील का आमदोरफ्त का मामला चलता रहता था। उर में एक पूरा घर है 27 कमरों पर मुश्तमिल, और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, क्योंकि उस दौर का हाकिम नमरूद था, और नमरूद ने बुनियादी तौर पे एक परवाना जारी किया था कि कोई नया लड़का अगर पैदा हो तो उसको पैदा होते ही मार दिया जाए। ये बिल्कुल जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तरह की एक दास्तान है, क्योंकि नमरूद को भी उसके काहिनों ने ये तला दी थी कि एक बच्चा जब पैदा होगा और वो परवान चढ़ेगा तो वो तुम्हारी इस सल्तनत के खात्मे का बाइस बनेगा। तो नमरूद हर बच्चे को कत्ल कर रहा था, लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद, क्योंकि एक सिविल सर्वेंट, एक ब्यूरोक्रेट, मनसब वाले आदमी थे, उनको बर वक्त ये तला मिलती है और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजकल का जो तुर्की है वहाँ पर एक गार में भेज दिया जाता है, और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ अरसा उस गार में मुकीम रहते हैं, हत्ता कि वो बड़े होते हैं और वापस इस शहर में, उर शहर में वापस तशरीफ़ लाते हैं। और उर में एक बहुत बड़ा आपके ख़ानदान का घर है, 27 कमरों पर मुश्तमिल वो घर। जा बजा बुत वहाँ पर मौजूद हैं, जा बजा शिरक का एक मामला है जो हो रहा है। और फिर वो वक्त आता है कि आपका खानवादा और आपके इलाके के लोग जो हैं किसी मेले में शिरकत करने के लिए जाते हैं, और एक नन्हा इब्राहीम हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर एक एक बुत को पाश पाश करना शुरू कर देता है। सारे बुतों को पाश पाश कर दिया जाता है और सबसे बड़े बुत को उसके गले में वो कुल्हाड़ी डाल दी जाती है। और जब लोग वापस आते हैं और वो देखते हैं कि बुत जो हैं औंधे मुंह गिरे हुए हैं, बुत जो हैं वो पाश पाश हो चुके हैं, और एक बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ी है, तो पूछने वाले ने पूछा कि इब्राहीम ये क्या किया, ये तुमने किया होगा, और कौन कर सकता है, यहाँ पे तो कोई और था ही नहीं। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पॉइंट करते हैं कि इस बड़े खुदा से पूछो जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। और ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा जवाब था कि ये झूठे खुदा, ये खुदा बातिल खुदा, ये किस तरीके से अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो तुम्हें ये क्या दे सकते हैं। तो ये वो पहला आर्गुमेंट था जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां पर किया। और यहां से तौहीद का सबसे बड़ा काफिला चला है। तौहीद का वो काफिला, आज मुसलमान भी हम फख्र महसूस करते हैं कि हम अपने आप को मिल्लत इब्राहीमी कहते हैं, तो मिल्लत इब्राहीमी का वो काफिला उर के उस घर से शुरू हुआ था। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बताता चलूं, हाल ही में हमारे पाकिस्तान के मायानाज एक्सप्लोरर, हार्ट सर्जन है, साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा साहब, बहुत सी किताबों के वो लिखारी भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, और हाल ही में उन्हें मौका मिला और वो उर शहर में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस घर तक पहुंच पाए। उनको हुकूमत की तरफ से, हुकूमत इराक़ की तरफ से एक्सेस मिली, और वो 27 कमरे और वो बड़ा सा घर जो कि 1922 और 1930s के दरमियान एक्सकेवेशंस हुई थी, और ये आर्कियोलॉजिस्ट से जिन्होंने ये जगहों को दोबारा से रीडिस्कवर किया है। और ख़वातीनो हज़रात, हमें ये कहने में कोई आर नहीं है कि बहुत से लोग ये समझते होंगे कि नाउज़ बिल्लाह पता नहीं अल्लाह के अंबिया तारीख़ी शख्सियात हैं भी या नहीं, या ये एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं करते थे। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त का अजीब मामला है कि आसारे कदीमा और आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर उस घर को रीडिस्कवर किया है। और हाल ही में हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा साहब उस जगह पर पहुंचे हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट ने वो प्लेट भी डिस्कवर की है जिसमें पुरानी लैंग्वेजेस में, एंशंट स्क्रिप्ट के अंदर नबी इब्राहीम, एक ऐसी नेम प्लेट जो कि दरवाजे के बाहर शायद लगी होती होगी, जैसे घरों के बाहर एक नेम प्लेट होती है, तो वो भी डिस्कवर हुई है। तो पता ये चलता है कि ये जो हज़रात अंबिया हैं, ये नाउज़ बिल्लाह कोई अफसानवी किरदार नहीं थे, बल्कि ये हकीकत में अल्लाह के नुमाइंदे थे जो इस कायनात के अंदर मौजूद रहे, और आज उनकी निशानियां हमारे सामने हैं। एक बात और जो मैं आखिर में ऐड करना चाहूँगा, और इराक़ के ऊपर क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ है और इराक़ में बहुत सी बातें हैं जो हमने आपसे करनी है। हारूत मारूत का कुआं है,
हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की गार है जब शेरों के आगे उनको फेंका गया, फिर पूरी मुस्लिम तारीख़ है। लेकिन एक बात मैं करते वक्त आज के सेगमेंट को कल्मिनेट करूँगा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम 30 साल तक जनाब नूह अलैहिस्सलाम की ज़ेर तरबियत रहे। नबी अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कमो बेश 950 साल थी, और हमारी रवायात हमें ये बताती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन तब पैदा हुए जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 910 से 920 साल के दरमियान थी। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 30 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सोहबत भी नसीब हुई। ये उर से सफ़र शुरू हुआ था। इराक़ का लफ्ज़ भी उर लफ्ज़ से ही डिराइव किया जाता है। इराक़ पर अभी गुफ्तगू शुरू हुई है, गुफ्तगू आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। थैंक्स अ लॉट उज़ैर एंड जन्नत। सैयद कादर साहब हमें इराक़ की जो है वो तारीख़ी अहमियत के बारे में बता रहे थे। फहाद साहब बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम चूँकि इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो किताब मेरा रब मेरा दोस्त जो कि हमेशा की तरह हमारे साथ है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी की हम बात करेंगे। ये कुरान हकीम की वो आयत है जो हर मुसलमान के घर की हिफाजत और सुकून के लिए बेहद अहमियत रखती है। इसी हवाले से मेजर जनरल रिटायर्ड आरिफ वड़ाइश ने अपनी किताब मेरा रब मेरा दोस्त में एक हदीस मुबारक दर्ज की है। सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है तो 30 यौम तक शैतान उस घर के नज़दीक नहीं फटकता, और ना ही उस घर में 40 यौम तक जादूगर मर्द या औरत दाखिल हो सकते हैं। ए अली, ये आयत अपने बच्चों और अहलो अयाल और हमसायों को याद करवाओ, और इस आयत से बढ़कर और कोई आयत कुरान मजीद में नाजिल नहीं हुए। ये इंतहाई अहम बात है जिसमें हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की ज़बानी हमें आयतुल कुर्सी का इल्म हुआ है। इस आयत के ज़रिए हम अपने घरों को शैतानी असरात से महफूज रख सकते हैं और इसके अजीम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो इस नेक अमल को अपनाएं और अपने अहले खाना को भी इसकी बरक़ात से आशना करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।